आज हम सुनेंगे मंटू का एक बेहतरीन अफसाना, डॉक्टर सिरोडकर। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये पेशकश। बंबई में डॉक्टर सिरोडकर का बहुत नाम था, इसलिए कि औरतों के अमराज का बेहतरीन मुआलिज था। उसके हाथ में शिफा थी। उसका शिफा खाना बहुत बड़ा था। एक आलीशान इमारत की 2 मंजिलों में, जिनमें कई कमरे थे। निचली मंजिल के कमरे मुतवस्सित और निचले तबके की औरतों के लिए मखसूस थे। बालाई मंजिल के कमरे अमीर औरतों के लिए। एक लेबोरेटरी थी, उसके साथ ही कंपाउंडर का कमरा। एक्सरे का कमरा अलहदा था। उसकी माहाना आमदनी 2,500-3 हजार के करीब होगी। मरीज औरतों के खाने का इंतजाम बहुत अच्छा था, जो उसने एक पार्सन के सुपुर्द कर रखा था, जो उसकी एक दोस्त की बीवी थी। डॉक्टर सिरोडकर का ये छोटा सा अस्पताल मैटरनिटी होम भी था। बंबई की आबादी के मुतालिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी होगी। वहाँ बेशुमार सरकारी अस्पताल और मैटरनिटी होम हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर सिरोडकर का क्लिनिक भरा रहता। बाज़ औक़ात तो उसे कई केसों को मायूस करना पड़ता, इसलिए कि कोई बेड खाली नहीं रहता था। उस पर लोगों को एतमाद था। यही वजह है कि वे लोग अपनी बीवियां और जवान लड़कियां उसके अस्पताल में छोड़ आते थे, जहां उनका बड़ी तवज्जो से इलाज किया जाता था। डॉक्टर सिरोडकर के अस्पताल में 10-12 नर्सें थीं। ये सब की सब मेहनती और पुरखलूस थीं। मरीज औरतों की बहुत अच्छी तरह देखभाल करती। उन नर्सों का इंतखाब डॉक्टर सिरोडकर ने बड़ी छानबीन के बाद किया था। वो बुरी और भद्दी शक्ल की कोई नर्स अपने अस्पताल में नहीं रखना चाहता था। एक मर्तबा जब 4 नर्सों ने दफअतन शादी करने का फैसला किया तो डॉक्टर बहुत परेशान हुआ। वे चारों चली गईं। उसने मुख्तलिफ अखबारों में इश्तिहार दिए कि उसे नर्सों की ज़रूरत है। कई आईं। डॉक्टर सिरोडकर ने उनसे इंटरव्यू किया, मगर उसे उनमें किसी की शक्ल पसंद न आई। किसी का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा तो किसी का कद अंगुस्तानी भर का, किसी का रंग खौफनाक तौर पर काला, किसी की नाक गजबर लंबी। लेकिन डॉक्टर सिरोडकर भी अपनी हट का पक्का था। उसने और इश्तिहार अखबारों में दिए और आखिर उसने 4 खुद शक्ल और नफासत पसंद नर्सें चुन ही लीं। अब वो मुतमईन था, चुनांचे उसने फिर दिलजमई से काम शुरू कर दिया। मरीज औरतें भी खुश हो गईं, इसलिए कि 4 नर्सों के चले जाने से उनकी खबरगिरी अच्छी तरह नहीं हो पा रही थी। ये नई नर्सें भी खुश थीं कि डॉक्टर सिरोडकर उनसे बड़ी शफकत से पेश आता था। उन्हें वक्त पर तनख्वाह मिलती थी। दोपहर का खाना अस्पताल ही उन्हें मुहैया करता, वर्दी भी अस्पताल की जिम्मे थी। डॉक्टर सिरोडकर की आमदनी जो कि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो इन छोटे मोटे खराजात से घबराता नहीं था। शुरू में जब उसने सरकारी अस्पताल की मुलाजमत छोड़कर खुद अपना अस्पताल कायम किया तो उसने थोड़ी बहुत कंजूसी की, मगर बहुत जल्द उसने खुलकर खर्च करना शुरू कर दिया। उसका इरादा था कि शादी कर ले, मगर उसे अस्पताल से एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिलती। दिन रात उसको वहीं रहना पड़ता। बालाई मंजिल में उसने एक छोटा सा कमरा अपने लिए मखसूस कर लिया था, जिसमें रात को वो चंद घंटे सो जाता। लेकिन अक्सर उसे जगा दिया जाता जब किसी मरीज औरत को उसकी फौरी तवज्जो की ज़रूरत होती। तमाम नर्सों को उससे हमदर्दी थी कि उसने अपनी नींद, अपना आराम हराम कर रखा है। वो अक्सर उससे कहती, डॉक्टर साहब, आप कोई असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते? डॉक्टर सिरोडकर जवाब देता, जब कोई काबिल मिलेगा तो रख लूंगा। वो कहती, आप तो अपनी काबिलियत का चाहते हैं, भला वो कहाँ से मिलेगा? तो डॉक्टर सिरोडकर कहता, मिल जाएगा। नर्सें ये सुनकर खामोश हो जाती और अलग जाकर आपस में बातें करती। डॉक्टर सिरोडकर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, एक दिन कहीं कोलैप्स ना हो जाए। हाँ, उनकी सेहत काफ़ी गिर चुकी है, वजन भी कम हो गया है, खाते पीते भी बहुत कम हैं, हर वक्त मसरूफ जो रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए? करीब करीब हर रोज
उनके दरमियान इसी किस्म की बातें होती। उनको डॉक्टर से इसलिए भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी कि वो बहुत शरीफुन्नफज़ इंसान था। उसके अस्पताल में सैकड़ों खूबसूरत जवान औरतें इलाज के लिए आती थीं, मगर उसने कभी उनको बुरी निगाहों से नहीं देखा था। वो बस अपने काम में मगन रहता। असल में उसे अपने पेशे से एक किस्म का इश्क था। वो इस तरह इलाज करता था कि जिस तरह कोई शफकत और प्यार का हाथ किसी के सर पर फेरे। जब वो सरकारी अस्पताल में मुलाजिम था तो उसके ऑपरेशन करने के अमल के मुतालिक ये मशहूर था कि वो नश्तर नहीं चलाता बल्कि ब्रश से तस्वीरें बनाता है। और ये वाकया है कि उसके किए हुए ऑपरेशन 90% कामयाब रहते थे। उसको इस फन में महारत ताम हासिल थी। इसके अलावा खुद एतमादी भी थी जो उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज थी। एक दिन वो एक औरत जिसके यहाँ औलाद नहीं होती थी बड़े गौर से मुआयना करके बाहर निकला और अपने दफ्तर में गया तो उसने देखा कि एक बड़ी हसीन लड़की बैठी है। डॉक्टर सरोडकर एक लहजे के लिए ठिठक गया। उसने निस्वानी हुस्न का ऐसा नादिर नमूना पहले कभी नहीं देखा था। वो अंदर दाखिल हुआ। लड़की ने कुर्सी पर से उठना चाहा, मगर डॉक्टर ने उससे कहा, बैठो बैठो, और ये कहकर वो अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गया और पेपर वेट पकड़कर उसके अंदर हवा के बुलबुलों को देखते हुए उस लड़की से मुखातिब हुआ और उससे पूछा, बताओ तुम कैसे आई? लड़की ने आंखें झुकाकर कहा, एक बहुत ही प्राइवेट बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। डॉक्टर सरोडकर ने उसकी तरफ देखा। उसकी झुकी हुई आंखें भी भला की खूबसूरत दिखाई दे रही थीं। डॉक्टर ने उससे पूछा, प्राइवेट बात तो तुम कर लेना, पहले अपना नाम बताओ। लड़की ने जवाब दिया, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। डॉक्टर की दिलचस्पी इस जवाब से बढ़ गई और उसने पूछा, कहाँ रहती हो? लड़की बोली, सोलापुर में, आज ही यहाँ पहुंची हूँ। डॉक्टर ने पेपर वेट मेज पर रख दिया और बोला, इतनी दूर से यहाँ आने का मकसद क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मैंने कहा ना कि मुझे आपसे एक प्राइवेट बात करनी है। इतने में ही एक नर्स अंदर दाखिल हुई। लड़की घबरा गई। डॉक्टर ने उस नर्स को चंद हिदायत दी जो वो पूछने आई थी और उससे कहा, अब तुम जा सकती हो। किसी नौकर से कह दो कि वो कमरे के बाहर खड़ा रहे और किसी को अंदर ना आने दे। नर्स जी अच्छा कहकर चली गई। डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी कुर्सी पर बैठकर उस हसीन लड़की से मुखातिब हुआ, अब तुम अपनी प्राइवेट बात मुझे बता सकती हो। सोलापुर की लड़की शदीद घबराहट और उलझन महसूस कर रही थी। उसके होठों पर लफ्ज आते मगर वापस उसके हलक के अंदर चले जाते। आखिर उसने हिम्मत और जुर्रत से काम लिया और रुक रुक कर सिर्फ इतना कहा, जी मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत घबरा रही हूँ। डॉक्टर सरोडकर समझ गया, लेकिन फिर भी उसने उस लड़की से कहा, गलतियां इंसान से हो ही जाती हैं, तुमसे क्या गलती हुई है? लड़की ने थोड़े वक्फे के बाद जवाब दिया, वही जो बेसमझ जवान लड़कियों से हुआ करती है। डॉक्टर ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? लड़की फौरन अपने मकसद की तरफ आ गई और बोली, मैं चाहती हूँ कि वो ज़ाय हो जाए, सिर्फ 1 महीना हुआ है। डॉक्टर सरोडकर ने कुछ देर सोचा, फिर बड़ी संजीदगी से कहा, ये जुर्म है, तुम जानती नहीं हो? लड़की की भूरी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू उमड़ आए और वो बोली, तो मैं जहर खा लूंगी। ये कहकर उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर को उस पर बड़ा तरस आया। वो अपनी जवानी की पहली लग्जिश कर चुकी थी। पता नहीं वो क्या लम्हात थे कि उसने अपनी अस्मत किसी मर्द के हवाले कर दी और अब पछता रही है और इतनी परेशान हो रही है। उसके पास इससे पहले कई ऐसे केस आ चुके थे, मगर उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो जीवन हत्या नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है।
मगर सोलापुर की उस लड़की ने न जाने उस पर कुछ ऐसा जादू किया कि वो उसकी खातिर ये जुर्म करने को तैयार हो गया। उसने उसके लिए एक अलहदा कमरा मुख्तस किया। किसी नर्स को उसके अंदर आने की इजाजत न थी, इसलिए कि वो उस लड़की के राज को अफशा करना नहीं चाहता था। गर्भपात बहुत ही तकलीफ देह होता है। जब उसने दवाएं वगैरह देकर ये काम कर दिया तो सोलापुर की वो मरहट्टा लड़की, जिसने आखिर अपना नाम बता दिया था, बेहोश हो गई। जब होश में आई तो नकाहत का ये आलम था कि वो अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकती थी। वो चाहती थी कि जल्द घर वापसी चली जाए, मगर डॉक्टर उसे कैसे इजाजत दे सकता था, जबकि वो चलने फिरने के काबिल ही न थी। उसने मिस ललिता खमटेकर से, जो कि सोलापुर की उस हसीना का नाम था, कहा, तुम्हें कम अज कम 2 महीने आराम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बाप को लिख दूंगा कि तुम जिस सहेली के पास आई थी वहां अचानक तौर पर बीमार हो गई और अब मेरे अस्पताल में जेरे इलाज हो। तरद्दुद की कोई बात नहीं। ललिता मान गई। 2 महीने डॉक्टर सरोडकर के जेरे इलाज रही। जब रुखसत का वक्त आया तो उसने महसूस किया कि वो गड़बड़ फिर पैदा हो गई है। उसने डॉक्टर सरोडकर को इससे आगाह किया। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं तुमसे आज शादी करने वाला हूं।